एज पर IAS 7 का नाम ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है? जैसे बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और वैसी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। जितनी हमेशा से हर बिजनेस इनकम स्टेटमेंट भी बनाता है, बैलेंस शीट भी बनाता है और कैश फ्लो भी बनाता है, तीनों बनती हैं हमेशा से। लेकिन क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं था, सिलेबस में था ही नहीं कैश फ्लो, तो इसके ऊपर बात नहीं होती थी। लेकिन कोई भी बिजनेस जो बनाता है वो ये तीनों ही बनाता है, इनकम स्टेटमेंट भी बनाता है, बैलेंस शीट भी बनाता है और कैश फ्लो भी बनती है, तीनों चीज़ें बनती हैं। इनकम स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट और लॉस किया है एक साल में। बैलेंस शीट से पता चलता है कि साल के आखिरी दिन या एक पर्टिकुलर दिन क्या एसेट और क्या लायबिलिटीज़ रखे हुए हैं बिजनेस के पास। इन दोनों में एक मसला है, एक प्रॉफिट बताता है, एक एसेट और लायबिलिटीज़ एट अ पर्टिकुलर डेट बताता है। लेकिन पूरे एक साल में पैसे कहाँ कहाँ गए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं, ये ना इनकम स्टेटमेंट बताती है ना SOFP बताती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? पैसा, कैश और बैंक। और जो भी फ्रॉड होने के चांसेस है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर है? पैसों के अंदर। ना इनकम स्टेटमेंट पैसों का हिसाब बता रही है, ना बैलेंस शीट पैसों का हिसाब बता रही है। दोनों से पैसे, अच्छा बैलेंस शीट से ये तो पता चल रहा है कि आज के दिन आपके पास बैलेंस शीट में कितना पैसा रखा हुआ है, तो उतना पैसा कैसे रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आज बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख रुपए हमारे पास कैश और बैंक मिलाकर 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख रुपए क्यों है? वो 10 क्यों नहीं है? वो 95 क्यों नहीं है? 1 लाख कैसे आए? इस 1 लाख का हिसाब किताब कहाँ है? ये तो है ही नहीं कहीं। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से आपको ये चीज़ें नहीं पता चलती, पैसों का नहीं पता चलता। ये पता चल रहा है कि आज के दिन कितना पैसा है, ये नहीं पता चल रहा कि आज के दिन जो ये पैसा है वो इतना पैसा क्यों है, पूरे साल में पैसे किधर गए हैं, पूरे साल में पैसे कहाँ से आए हैं। तो पैसों का हिसाब किताब नहीं पता चल रहा। तो जो पैसों का हिसाब किताब है पूरे साल का, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिसाब किताब देती है कि पूरे एक साल में पैसे कहाँ कहाँ गए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं आपके पास। मतलब ये, फॉर एग्जांपल ये 2 साल की बैलेंस शीट है, 2001 और 2002। 2001 की बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में कैश है 10,000, जो एक साल बाद 2002 की बैलेंस शीट में हो गया है 15,000। तो एक साल में कैश हमारा 10,000 से कितना हुआ है? तो कितना इंक्रीज हुआ है इस एक साल में कैश? और बैंक है 30 से 28, तो एक साल में कितना कम हुआ है? तो ओवरऑल नेट ऑफ करके देखा जाए तो हमारा कैश 5,000 बढ़ा है और हमारा बैंक 2,000 कम हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए नेट ऑफ करके तो हमारे पास पैसे 3,000 बढ़े। तो ये 3,000 को जस्टिफाई करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उस पूरे एक साल में देखा जाए, पूरे एक साल में हमने कितने कैश या बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बढ़ाया है या कितना कम करा है? 3,000। तो पूरे एक साल में बिजनेस में 3,000 पैसे बढ़े। इस 3,000 की जस्टिफिकेशन कैश फ्लो देगा। यानी कि कैश फ्लो का जो आखिरी आंसर आएगा ना, वो आएगा प्लस 3,000। हाँ, पूरी कैलकुलेशन आएगी पूरे साल में, यहाँ पैसे गए, यहाँ से पैसे आए, और आखिर में हमारा आंसर आएगा प्लस 3,000। और हमारा आंसर प्लस 3,000 आना चाहिए। तो इसका मतलब कैश फ्लो सही बनाया कि वो कैश और बैंक के डिफरेंस को जस्टिफाई कर। वो मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ आंसर 3,000 आना चाहिए कैश फ्लो, सही है, प्लस अगर बढ़ा है तो। और अगर ओवरऑल पूरे साल में कैश और बैंक कम हुआ है तो आंसर क्या आएगा? माइनस में।
तो कैश फ्लो का आंसर आपके पूरे साल के कैश और बैंक की डिफरेंस को जस्टिफाई कर। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में मसला क्या है? देखिए, इनकम स्टेटमेंट अगर हम बात करें ना, पहले इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है पूरे एक साल में हमने कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस किया। प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर बताती है, और प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर से आपको इनफ्लो और आउटफ्लो का नहीं पता चलता। प्रॉफिट और लॉस से आपको इनफ्लो आउटफ्लो का नहीं पता चलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ने आज 1 लाख का प्रॉफिट किया, तो 1 लाख के प्रॉफिट का ये मतलब नहीं है कि 1 लाख रुपए आए भी हैं। 1 लाख का प्रॉफिट होने का ये मतलब नहीं है कि 1 लाख रुपए आए भी हैं। हो सकता है प्रॉफिट बिजनेस कर रहा है 1 लाख रुपए का, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, लेकिन हमारा जो बैंक है वो ओवरड्राफ्ट के अंदर है। अब लोग कहेंगे यार प्रॉफिट तो हो रहा है, वो भी 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बैंक माइनस में चल रहा है, ऐसा क्यों है? तो प्रॉफिट अलग चीज़ है और पैसे का होना या ना होना एक अलग चीज़ है। ऐसा क्यों है? इसलिए हो सकता है प्रॉफिट हुआ बहुत सारी क्रेडिट सेल्स की वजह से। हमने जितनी सेल करी क्रेडिट सेल थी, क्रेडिट सेल की वजह से आपकी इनकम बढ़ गई, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, पैसे तो आए नहीं, पैसे आए नहीं। आपका बैंक कहाँ चल रहा है? ओवरड्राफ्ट में चल रहा है। डेप्रिसिएशन लगी, प्रॉफिट कम हो गया, खर्चा तो है ही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या करेगा? प्रॉफिट को कम कर देगा, लेकिन पैसे तो गए नहीं। प्रॉफिट कम हो रहा है, पैसे नहीं जा रहे। एसेट अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो हम उसके पैसे थोड़ी दे रहे हैं किसी को, नॉन कैश है ये। इसी तरह अगर डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसमें क्या हो रहा है? खर्चा भी है, इनकम भी है, लेकिन पैसे ना जा रहे हैं ना आ रहे। प्रोविजन फॉर बैड डेट इंक्रीज हो रहा है, खर्चा है, पैसे थोड़े जा रहे हैं। तो ऐसी इनकम स्टेटमेंट में बहुत सारी ऐसी क्रेडिट परचेजेस हैं, आपने उधार पे खरीदा है, एक्सपेंस तो बढ़ गया है आपका, लेकिन पैसे दिए ही नहीं आपने, आउटफ्लो हुआ ही नहीं है अभी तक आपका, पैसे पड़े हैं आपके पास। तो हमें इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस तो बताती है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट हमें पैसों का नहीं बताती। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में हर चीज़ नॉन कैश नहीं है, हर चीज़ भी नॉन कैश नहीं है। बहुत सारी इनकम स्टेटमेंट में चीज़ें हैं जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे रेंट है, पैसे जाएंगे, वेजेस हैं, पैसे जाएंगे, हीट एंड लाइट है, पैसे जाएंगे, क्रेडिट सेल है, उसमें पैसे नहीं आएंगे, लेकिन क्रेडिट सेल के बदले रिसीवेबल आपको पैसे देगा ना, वो पैसे तो आएंगे। हो सकता है जितने की क्रेडिट सेल हो उतने ना आए, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, उससे कम भी आ सकते हैं, लेकिन पैसा तो आएगा ना। रिसीवेबल कुछ ना कुछ पैसा तो देगा ना, सारा थोड़ी बैड डेट हो जाएगा। हो सकता है कुछ पिछले साल के पैसे आ रहे हो, पिछले महीनों के पैसे आ रहे हो, तो पैसे तो आएंगे। ऐसे ही क्रेडिट, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो अमाउंट आएगा ना, और कुछ पुराने महीने का भी आएगा। क्रेडिट परचेजेस हैं इसी तरह से। वो सब चीज़ें भी हैं। अब क्रेडिट परचेजेस हैं, क्रेडिट परचेजेस में क्या है? आपने सामान खरीदा, पैसे पूरे नहीं दिए, लेकिन कुछ तो दिए हैं, कुछ तो आपको देने पड़ेंगे सप्लायर्स को पैसे, कुछ पैसे तो जाएंगे। तो फ़र्क आ जाता है यहाँ पे, प्रॉफिट की अमाउंट में और पैसे में फ़र्क है। कुछ पैसों की ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ नहीं भी हैं, नॉन कैश भी हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है ना 1 लाख रुपए का, तो ये तो हम मानते हैं कि 1 लाख के प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि 1 लाख रुपए आए, लेकिन कुछ तो पैसे आए होंगे। तो हम इस प्रॉफिट को पैसों में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कॉलेज की इनकम स्टेटमेंट बनी,
उसमें प्रॉफिट आया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको हम इनकम बना चुके हैं, इनकम में हैं, वो इनकम के अंदर उनकी फ़ीस, लेकिन उनसे फ़ीस अभी तक रिसीव नहीं हुई और बहुत सारों से रिसीव हो भी गई। अब फ़र्क है, यहाँ डिस्क्रिपेंसी है इनकम की अमाउंट में और पैसे इनफ्लो की अमाउंट में डिस्क्रिपेंसी है। प्रॉफिट कुछ और है और पैसा कुछ और है इसकी वजह से, लेकिन पैसा इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो है। एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। भाई स्टूडेंट ने फीस दी, कुछ ने नहीं दी, कुछ ने दी तो है ना। तो फीस जो इनकम में डल रही है उसी के अगेंस्ट पैसा आ रहा है ना, परचेजेस के अगेंस्ट ही पैसा जा रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो पैसा है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जो इनकम स्टेटमेंट वाली एक्टिविटीज़ की हैं, जो हमने इनकम स्टेटमेंट वाला काम किया है, क्या काम किया है इनकम स्टेटमेंट में हमने सेल्स करी हैं, हमने परचेजेस करी हैं, हमने एक्सपेंसेस पे करे हैं, हमने इनकम्स अदर इनकम्स कमाई हैं। तो इनकम स्टेटमेंट वाली जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं, उन एक्टिविटीज़ से हमने कैश कितना जनरेट किया। प्रॉफिट तो दिखा रही है इनकम स्टेटमेंट के, उन एक्टिविटीज़ से हमने प्रॉफिट या लॉस कितना किया, लेकिन उन एक्टिविटीज़ से हमने कैश और बैंक कितना जनरेट किया है वो इनकम स्टेटमेंट नहीं दिखा रही। तो वो जो डिस्क्रिपेंसी, एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने प्रॉफिट किया है 1 लाख रुपए का, लेकिन हमने जो इनकम स्टेटमेंट वाली एक्टिविटी से कैश जनरेट किया अभी तक वो 60,000 रुपये किया। 40,000 आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, थोड़े टाइम बाद आ जाएंगे, कुछ और बात होगी। लेकिन इनकम स्टेटमेंट हमें प्रॉफिट दिखा रही है 1 लाख, लेकिन हमारे इनकम स्टेटमेंट वाले कामों से जो प्रॉफिट, वो पैसा बढ़ा है, वो बढ़ा है 60,000। तो ये डिस्क्रिपेंसी कितने की आ रही है? 40,000 रुपये की डिस्क्रिपेंसी आ रही है। ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ठीक करें, वो इसके बाद बता रहा हूँ। एसओएफपी से थोड़ी पता चलता है, एसओएफपी से सिर्फ ये पता चलता है आपके पास पैसा कितना रखा हुआ है। आज के दिन बैलेंस शीट वाली डेट को आपके पास पैसे कितने रखे हुए हैं, उतने क्यों रखे हुए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आप मुझसे पूछते हो आज कॉलेज में कितने पैसे रखे हुए हैं, मैं अपने पार्टनर को कहता हूँ आज कॉलेज के अंदर 50,000 रुपये रखे हुए हैं, तो ये थोड़ी बोलेगा अच्छा ठीक है। वो मुझसे क्या पूछेगा, यार 50,000 क्यों रखे हुए हैं, इसका हिसाब दो ना मुझे पैसों का, कितने पैसे आए कितने पैसे गए, तो मुझे उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट तो सिर्फ ये बता रही है 50,000 रुपये रखे हुए हैं, वो 50,000 क्यों रखे हुए हैं, कैसे 50,000 हैं, वो हिसाब तो बैलेंस शीट नहीं दे रही, वो कैश फ्लो से पता चलेगा। नहीं होता ना, तो यही है, बैलेंस शीट भी कैश फॉर्म में नहीं है। लेकिन डेप्रिसिएशन तो रखती होगी ना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का भी तो फर्क आता होगा, स्टॉक भी तो बिकता होगा। अच्छा बात सुने, तो पहली चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होती है, हम लोग सबसे पहले अपनी इनकम स्टेटमेंट को कैश फॉर्मेट में बदल देते हैं। हम इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट और लॉस है उसको कैश वाले फॉर्म में लेके आ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट वाली जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं, उन एक्टिविटीज से हमने पैसा कितना बनाया है इस साल, हम उसको पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रॉफिट और लॉस से चेंज कर देते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3 सेक्शंस हैं। जो पहला सेक्शन है वो क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम क्या करते हैं, हम अपनी इनकम स्टेटमेंट से कितना कैश फ्लो जनरेट किया हमने, हम उसको उस शक्ल में लेके आ जाते। हम अपने प्रॉफिट को कैश फ्लो में लेके आ जाते कि प्रॉफिट तो 1 लाख था, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, इसमें से पैसा कितना बना इनकम स्टेटमेंट वाली एक्टिविटीज से, तो वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, इनकम स्टेटमेंट वाली एक्टिविटीज़ से कैश कितना जनरेट करा है, तो वो कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो पहला काम क्या है, हम इनकम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे, अपनी इनकम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके कैश फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। तो हम अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करके कैश फ्लो में लेके आ जाएंगे, तो वो बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
दूसरा क्या है, अब आप बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें पैसा जाता है और आता है, बैलेंस शीट नहीं दिखा रही होती। नॉन करंट एसेट्स हैं, आप ड्यूरिंग द नॉन करंट एसेट्स खरीदते हो, पैसा जाता है। नॉन करंट एसेट बेचते हो, पैसा आता है। लेकिन बहुत सारे नॉन करंट एसेट्स उधार पे भी खरीदते हैं हम, उसके पैसे नहीं दिए होते हमने। हम बैंक लोन्स लेते हैं, पैसा आता है। हमारे पेएबल्स होते हैं, उनको कुछ पैसा जाता है, कुछ उधार भी होता है। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज होती हैं, आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, आपने वो बेच दिया इस साल, खरीदा तो नहीं ना आपने, इस साल हमने सामान नहीं खरीदा फॉर एग्जांपल, हमारे पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी थी, हमने वो बेच दी, पैसे तो गए नहीं, सामान तो खरीदा ही नहीं, लेकिन इन्वेंट्री तो बिकी है। बात समझ में आ रही है? तो सेल तो हो रही है। तो बैलेंस शीट भी हमें बहुत सारी बैलेंस शीट के अंदर, अच्छा शेयर्स इशू करें, आपने शेयर्स बेचे, शेयर इशू करें तो इन्फ्लो हो गया आपके पास, लेकिन बोनस इशू भी किए आपने बहुत सारे, उसमें तो पैसा आया ही नहीं है आपके पास। डिवेंचर्स इशू करें, पैसा आया है आपके पास, लेकिन रिटेन प्रॉफिट रिजर्व है, उसमें तो प्रॉफिट ऐड हुआ है, प्रॉफिट तो पैसों का होता ही नहीं है। तो बैलेंस शीट भी कैश की पोजीशन नहीं बताती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ बैलेंस शीट के अंदर भी होती हैं जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होती। तो हम फिर बैलेंस शीट को भी ठीक करते हैं, पैसों वाले फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो हमें एक्चुअली कैश फ्लो में करना क्या है, हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में सारी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको पैसे वाली फॉर्मेट में लेके आना। तो हमने इनकम स्टेटमेंट को लाना शुरू करा किस तरह, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हमारी इनकम स्टेटमेंट आ गई उसमें। दूसरा क्या है हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम एनसीए को देखते हैं, कितना हम एनसीए में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम शेयर्स खरीद रहे हैं, या हम किसी को उधार दे रहे हैं। हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स में देखते हैं कितना पैसा लग रहा है, चाहे वो एनसीए हो या कोई और चीज़ हो। इन्वेस्टमेंट बेच के कितना पैसा आ रहा है, उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो जनरेट किया या कितना कैश उसमें हमने लगाया। और फिर है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये भी बैलेंस शीट का हिस्सा है। फाइनेंसिंग में क्या हुआ है, कितने शेयर और बेचे, कितने लोन्स आपने लिए हैं, अपनी फाइनेंसिंग पे आपकी क्या इम्पैक्ट पड़ा। हो सकता है पुराना कोई लोन हो वो पे ऑफ किया हो, उसमें कैश पे क्या असर पड़ा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करके कैश पे क्या असर पड़ा, इन्वेस्टिंग में कैश पे क्या असर पड़ा, और फाइनेंसिंग में क्या कैश पे असर पड़ा। ये 3 सेक्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे हमें पता चलता है कैश की पोजीशन। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, हाँ इन्वेस्टिंग। हम उधार लेते हैं तो लायबिलिटी है, उधार देते हैं तो एसेट होता है, नॉन करंट एसेट, वो इन्वेस्टिंग होता है। अच्छा यार देखिए, एक पहली चीज़ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।